जय भीम भाइयों। मैं आज अपने समाज से कुछ बात पे विचार विमर्श करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारा समाज इस चीज़ पर ध्यान दे, विचार करे और जो भी उचित हो उस पर निर्णय ले। पिछले कई चुनावों से हम देखते आ रहे हैं जिस प्रकार से बहन जी के वक्तव्य आ रहे हैं हर चुनाव के बाद में, उससे साफ जाहिर होता है कि बहन जी का मानसिक संतुलन जो है वो खो चुका है। हम बहुत इज्जत करते हैं बीएसपी पार्टी और बहन जी का, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं। परंतु जिस प्रकार के वक्तव्य वो दे रही हैं बिना वजह, कभी ये कह देना कि मुसलमान हमको वोट नहीं दे रहे हैं, कभी ये कह देना कि गैर यादव या गैर दलित वोट हमको नहीं दे रहे हैं, कभी ये कह देना कि जाट वोट नहीं दे रहे हैं, कभी ये कह देना कि चंद्रशेखर की वजह से पार्टी हार रही है। बहन जी, आप सबकी बड़ी हैं, आप समाज में सबसे बड़ी पार्टी रखती हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ भी गलत कर रहा है कोई, या कोई पार्टी गलत रास्ते पे चल रही है, तो उसको बिठाल के उसको अपने पास बुलाएं, समझाएं। अगर वो फिर भी गलत रास्ते पे चलता है तो समाज आपकी बात को सुनेगा। परंतु आपके बिना प्रयास किए और आप पता नहीं किसकी बातों को कहती हैं, सुनती हैं। ना तो आपके पास कोई रणनीतिकार है, ना कोई राजनीतिज्ञ है, ना कोई विशेषज्ञ है। आप पता नहीं किसकी बातों में आके और ये उल्टे सीधे मतलब आक्षेप लगाते हो। अगर आप सबको ही ऐसे बोलते रहोगे, मुसलमान वोट नहीं देता, जाट वोट नहीं देता, गैर दलित वोट नहीं देता, चंद्रशेखर के मानने वाले को समझने वाले वोट नहीं देते, तो आप ये बताइए फिर आपको वोट दे कौन रहा है, कौन आपको वोट देगा? आपको ये समझना होगा बहन जी, आपके पास में कोई भी रणनीतिकार नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है। आप आज तक मानते हैं पहले आपने राज किया और आपने बहुत कुछ किया, पर वो जो किया वो पर्याप्त नहीं था। आपने संस्थाएं बनाई, शिक्षण संस्थान खोले, चिकित्सा संस्थान खोले, परंतु आपने क्या किया? आपने एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा अपर कास्ट को दे दिया। आपने सारे उन्हीं लोगों को बिठाल दिया जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जो काम कांग्रेस कर रही थी, आरएसएस को पाल रही थी, वही काम तो आपने भी किया। भाई, आपने कोई संस्थान बनाया, लेकिन आपने उसका जो है चीफ तो उन्हीं लोगों को बना दिया। तो वो क्या करेंगे? वो छोटे छोटे 3rd क्लास और 4th क्लास के पदों पर आप लोगों के बंदों को रखेंगे, और वो भी अगर उनकी मर्जी आएगी जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में रखेंगे, वरना अपने लोगों को रखेंगे। जो चीफ लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो लोग निर्णय लेते हैं, वो लोग भर्ती करते हैं। आपने किसी भी अच्छे पदों पर क्या अपने लोगों को बिठाला? कोई चैनल खोला, कोई कार्यक्रम चलाया समाज को जागरूक करने के लिए? आपने सिर्फ और सिर्फ काशीराम जी की बनाई हुई बीएसपी और उनकी बनाई हुई रणनीतियों पर चल के सत्ता हासिल की और उस पर काम किया। बहन जी, आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि आप तक जो भी आपने किया है वो सब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सिद्धांतों के आधार पे या उनकी बनाई हुई रणनीतियों के आधार पे करती आ रही हैं। परंतु आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो सामने की पार्टी है, जो विरोधी पार्टी है, वो 100 साल का अनुभव रखती है और उससे भी ज़्यादा पहले का उनका बुजुर्गों का अनुभव रहा है आरएसएस का। आप क्या समझते हैं आपने जो किया? या बाबा साहब, मैं मानता हूं कि बाबा साहब बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, दूरदर्शी रहे हैं। काशीराम जी बहुत बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने मनुवादियों की जो चालाकी थी उसको समझ के कुछ रणनीतियां बनाई थी, कुछ नीतियां बनाई थी, और जिस पे उन्होंने काम भी किया और जिसके बदौलत आज हमारे समाज को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। परंतु उनकी जो रणनीतियाँ थीं, उनकी जो नीतियाँ थीं, उनकी जो राजनीति थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ जो उनकी बनाए हुए नियम थे, कुछ कानून थे, उन्हीं को फॉलो करते रहे बस।
लेकिन भाई सामने वाली पार्टी को देखो, सामने वाली पार्टी जो कानून है, जो नियम है, जो रणनीति है, उनमें छेद करने के बहुत सारे उन्होंने सुराग कर दिए। उन सुरागों को कौन भरेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बाबा साहब के टाइम पे नहीं थी। जैसे आजकल डिजिटल इंडिया है, सारा काम डिजिटली हो रहा है। बाबा साहब के समय तो सारा डिजिटली नहीं था ना। बाबा साहब ने चुनाव का मतलब प्रावधान बनाया है, बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा कि चुनाव जो है वो ईवीएम से होगा, मशीनों से होगा। आप क्यों नहीं उनकी बातों को समझ पा रहे हैं? उन्होंने जो कुछ करके गए वो बहुत आगे तक का सोच समझ के गए थे, लेकिन आज इन्होंने बाबा साहब की सारी रणनीति, सारे कानूनों में जो कानून दलितों को, SC ST OBC के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले थे, उनमें बहुत सारे छेद कर दिए हैं और बहुत तेज़ी से ये उसको छेद करते जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में 10-5 साल के बाद संविधान का होना और ना होना एक बराबर हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं इस चीज़ को? सतीश चंद्र मिश्रा आपको कुछ भी लिख के दे देता है और आप समाज में आके पढ़ देती हैं। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि बाहर किस तरह का मैसेज जा रहा है, किस तरह से लोग मतलब जो है वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, इसका कितना गंभीर और कितना गलत असर पड़ेगा। बहन जी, आप कब समझेंगी? यदि आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसी प्रकार से बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, तो आप अपने पार्टी की कमाल बेशक आप अपने किसी बंदे को दे दीजिए। हम नहीं कहते कि चंद्रशेखर को दे दीजिए, किसी और पार्टी को दे दीजिए, लेकिन बहन जी आप अपने किसी बंदे को पार्टी की कमान सौंप दीजिए। आप अगर अस्वस्थ हैं, आप अगर सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई यदि आपका मिशन है, अगर आपकी पार्टी मिशन के लिए काम कर रही है, तो मिशन का मकसद इतना है समाज के लिए काम करना, समाज को फ़ायदा पहुंचाना, और उसके लिए आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए, जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो जो पार्टियां आपसे नाराज़ होके आपको छोड़ के गई हैं, या जो लोग आपसे बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो आपसे नाराज़ होकर गए हैं, वो उन सबको आप अपने साथ लाइए। आप एक अभियान चलाइए घर वापसी का कि भाई जो लोग भी पहले कुछ भी हुआ उस चीज़ को भूल के आप बसपा को ज्वाइन कीजिए, आप बसपा के अंदर सम्मिलित हो जाइए। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने अलग से पार्टी बना रखी है तो उनको साथ गठबंधन कर दीजिए। भाई क्या 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 आपके परेशानी है? आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है? समाज दर ब दर मरता जा रहा है, दबता जा रहा है। आपको लग रहा है OBC का क्या है? OBC के पास पहले भी ज़मीनें थीं, OBC के पास आज भी इतना साधन है कि वो उनका जीवन यापन बड़े आराम से 2-4 पीढ़ी उनकी निकल जाएंगी, तब जाके उनकी स्थिति खराब होगी। लेकिन अभी तो उनके पास 4-5 पीढ़ी उनकी आराम से निकल जाएंगी। और फिर बीजेपी वाले भी तो भाई, जैसे कांग्रेस मनुवाद के ऊपर चल रही है, तो बीजेपी ब्राह्मणवाद के ऊपर चल रही है, और वो बड़ी चालाकी से OBC को अपने साथ ला रहे हैं। आज देखिए पूरे भारत में उन्होंने कितनी जगह पे OBC को मतलब मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। कहीं पर किसी SC वाले को, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने? बहन जी, आप समझ नहीं पा रही हैं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं बहन जी। आपको ये समझना होगा कि इन लोगों को, जो आपसे टूटे हुए लोग हैं, उनको सबको घर वापस बुलाना होगा। एक अभियान चलाना होगा उनके लिए, गठबंधन करना होगा आपको। पहले अपने लोगों को एकत्र करिए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये एक हैं, इनकी ताकत एक है, इनसे टकराना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में एक बड़ा अभियान छेड़िए। बहन जी, आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आपके पास अगर विशेषज्ञ नहीं है, हम जैसे लोगों को आप हायर कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम जैसे लोगों को हम कोई पैसा नहीं लेंगे मैडम जी, बहन जी। हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या करना है, राजनीति वो किस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी रणनीति क्या है। आप हम लोगों से केवल हमारे, ठीक है हम लोगों से मत लीजिए, लेकिन कम से कम पूछ तो सकती हैं भाई आपके मन में क्या चल रहा है, हम आपको बताएंगे। अगर आपको उस चीज़ पे आप अपने विचारक, अपने विशेषज्ञ बिठा लिए, अगर आपको सही लगता है कि ये चीज़ ठीक है तो आप उस चीज़ को अपनाइए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए।
पर कम से कम अपने लोगों से एक बार राय तो लेके देखिए, हम जैसे लोगों से। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, पहले अपने लोगों को वापस लाइए, अपने जो गठबंधन है उनको जो संगठन है उनको एक करिए, गठबंधन में लीजिए। और बहन जी, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बात को नहीं मानेगा। सारे लोग बिलख रहे हैं, परेशान हैं। सब लोग चाहते हैं कि बहन जी कुछ करें कुछ करें, लेकिन बहन जी कुछ नहीं करना चाह रही हैं तो क्या किया जाए। लेकिन करना पड़ेगा। अगर बहन जी आप कुछ नहीं करेंगी तो समझ लीजिए आपकी पार्टी तो जाएगी ही जाएगी, आपका समाज तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन आपका परिवार भी नहीं बचेगा। आने वाले समय में ये लोग नेताओं के परिवारों को ही ख़त्म करेंगे, आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो आगे सत्ता में भागीदारी के बारे में बात ही करना छोड़ दें। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों को आपको पार्टी से बाहर निकालना होगा। अगर आप नहीं निकालती हैं तो उनको निष्क्रिय करिए, उनकी जगह पे अपने विशेषज्ञ बिठा लिए, और जो मशीन है ना उसके खिलाफ आंदोलन करिए। बहन जी, आप मशीन से लड़ रही हैं, पब्लिक और समाज को दोष देना छोड़ दीजिए। पब्लिक और समाज आपके साथ लगा हुआ है। अगर पब्लिक और समाज अगर चंद्रशेखर के साथ भी जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है। वो बंदा संघर्ष करता है, हर जगह दिखता है, आप नहीं दिखते। आप कई सालों से, दसियों सालों से आप नहीं दिखते हो, किसी के दुख सुख में बोलते नहीं हो। सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के और एसी के अंदर बैठ के आप एक ट्वीट कर देते हो, उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। जो बंदा ज़मीन पे काम करेगा, आंदोलन करेगा, फ़ायदा सिर्फ उसको मिलेगा। कोई भी आदमी आज के टाइम पे बेवकूफ़ नहीं है, सारे के सारे पढ़ लिख रहे हैं। वो बात अलग है, किसी को उच्च लेवल की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, फिर भी पढ़ रहे हैं और अपना अच्छा बुरा सब समझ रहे हैं। कौन किसके लिए अच्छा है, कौन किसके लिए बुरा है, ये सब जान रहे हैं। आप जो है, आप हर बार में कभी मुसलमानों को, कभी दलितों, गैर दलितों को, कभी जाटों को, कभी किसी अम्बेडकरवादी को, किसी को दलाल कह देते हो, कभी किसी को दोष दे देते हो। ये सब देना छोड़िए मैडम जी। इन सबको एक अपने साथ लाइए। ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़िए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करिए। अगर ईवीएम नहीं हटती है तो चुनाव में शरीक मत होइए, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। रोडों से लेकर सड़क तक आंदोलन करिए, चुनाव आयोग का घेराव करिए, तब जाके ईवीएम हटेगी। अगर ईवीएम नहीं हटी तो सपने भूल जाइए। इस यहाँ पर कोई भी माई का लाल पैदा नहीं है जो इस देश में मनुवाद का शासन लाने से रोक सके। अगर ईवीएम नहीं हटी तो आप किससे लड़ रहे हैं? आपको गलत फहमी है कि लोग वोट नहीं दे रहे हैं। लोग भरपूर मात्रा में वोट दे रहे हैं, लेकिन 100% वोट भी अगर आपको पड़ जाए तब भी क्या होगा? अगर ईवीएम उनके हाथ में है, प्रोग्रामिंग उनके हाथ में है, वो सारा का सारा चेंज कर लेते हैं। मशीन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये मशीन युग है। सारा काम मशीन से किया जा रहा है। उनके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र लग गया है ईवीएम के रूप में, जिसका वो पूर्ण रूप से सदुपयोग कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ। समझना होगा वो कहाँ कहाँ पर हारते हैं और कहाँ कहाँ पर वो जीतते हैं। जहाँ हारते हैं वो क्यों हारते हैं, और जहाँ जीतते हैं वहाँ क्यों जीतते हैं। ये पूरी रणनीति उनकी समझनी होगी और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, जन आंदोलन करना होगा, क्रांति करनी होगी। बिना क्रांति के ईवीएम हटने वाली नहीं है बहन जी। आपको आगे आना ही होगा। अगर आप आगे नहीं आ सकते हैं तो किसी और को कमान सौंप दीजिए और उससे कहिए कि समाज के लिए लड़े। आपके पास इतनी बड़ी ज़मीन है पूरे देश की, कितने राज्य हैं, जितने भी लड़के जो एक्टिव होके बाहर आगे आ रहे हैं उन लोगों को बोलिए कि भाई आप इस राज्य का कमान संभालिए, आप इस राज्य का संभालिए। मनदीप जी आप हिमाचल संभालिए, और क्या कहते हैं चंद्रशेखर जी आप यूपी संभालिए, और आनंद जी आप दिल्ली संभालिए। कोई राजस्थान दे दो, किसी को किसी दे दो, सबको अलग अलग प्रभावी बना दो ना। क्या परेशानी, सबको बनने दो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो वो आपको ही बनाएंगे। और जब आप उनको एक एक क्षेत्र दे दोगे तो फिर काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। अगर आप किसी समाज के किसी बड़े का अगर किसी के सर पे हाथ होगा तो दोगुने चौगुने जोश के साथ अपना जो है अधिकार के लिए लड़ेगा, ज़मीन पर लड़ेगा। बहन जी, दूसरों को दोष देना छोड़ो
और उनकी रणनीति को समझो। जो भी राज्य छोटे होते हैं हार जाते हैं, जानबूझ के हारते हैं, वहाँ पर उसमें सेटिंग नहीं करते हैं, जैसा होता है होने देते हैं, परंतु जहाँ पर उनको फ़ायदा होता है वहाँ पर वो जानबूझकर जीतते हैं। महाराष्ट्र जैसे चुनाव, यूपी जैसे चुनाव, हरियाणा जैसे चुनाव, पंजाब जैसे चुनाव, जो जहाँ पर उनकी सत्ता नहीं होती वहाँ पर भी जीतने का प्रयास करते हैं, बड़े बड़े राज्यों को जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को इसलिए जीता है क्योंकि महाराष्ट्र जो है इकोनॉमिक राजधानी है, कैपिटल है। लगभग 40% जो भारत सरकार की आय आती है वो वहीं से आती है। दूसरा, उनका जो दोस्त है जिसका क्या नाम है उसका, अडानी, उसके लिए धारवी में जगह देनी है उनके लिए। अगर सरकार नहीं होगी तो वो जगह कैसे दे पाते, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती जो है सरकार बनाई है। भले ही ईवीएम वो लोग दोस्त मतलब जो है समझ जा रहे हैं, और आने वाले इस चुनाव में भी समझ लीजिए कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बहन जी 400 पार सीटें जाएंगी इस बार पूरी। मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए, अगर ईवीएम नहीं हटी तो पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 400 पार सीटें जाएंगी, उनकी जाएंगी ही, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपके लिए जो काल है, आपका जो शत्रु है, इस समय सबसे बड़ा शत्रु ईवीएम है, इसको हटाइए। बाबा साहब की जो दूरदर्शिता के कारण जो उन्होंने रणनीतियाँ बनाई थीं, आज मनुवादियों ने सारी रणनीतियों में छेद कर दिए हैं, और आप आज भी उन्हीं रणनीतियों के पीछे पड़े हैं। बहन जी, आपके पास कोई भी दिव्य दर्शन नहीं है, आपके पास किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है आगे इनकी रणनीतियों को कैसे ख़त्म किया जाएगा। आपके पास कोई भी इस तरह की योजना नहीं है जिससे पब्लिक आपकी तरफ जुड़े। बहन जी, बहुत सारी चीज़ हैं इस देश में जिससे कि पब्लिक आपकी तरफ जुड़ जाएगी, परंतु आप ऐसे लोगों से मुलाकात करें, ऐसे लोगों को अपने साथ लाएं। हम जैसे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन सारी चीज़ों को बताने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं पड़े हुए। मैडम जी, मैं समझता हूँ मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे पास वीडियो बनाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। मैं अपने एक बहुत छोटे से बेकार से मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, पर उसमें भी अगर मेरी पिक्चर तो क्लियर नहीं आती होंगी। जो बातें हैं उनको अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, और अगर आप चाहें तो हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो कौन सी रणनीतियाँ हो सकती हैं जो कि बीजेपी की रणनीतियों को मात दे सकती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। और बहन जी, चंद्रशेखर से दुश्मनी करने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर को आप जितना भी गाली देंगे, जितना भी बुरा भला कहेंगे, ये निश्चित मान लीजिए पब्लिक आपसे उतनी ही ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। चंद्रशेखर जो है उगता हुआ सूरज है बहुजन समाज के अंदर। उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आपकी इज्जत तभी बढ़ेगी, आपके साथ पब्लिक तभी जुड़ेगी जब आप चंद्रशेखर को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए बहन जी, बस 3 काम आप करिए, अपने लोगों को अपने साथ लाइए, अपनी पार्टियों को अपने साथ मिलाइए, गठबंधन करिए, और ईवीएम के खिलाफ क्रांति और आंदोलन करिए। और चौथी अगर बड़ी बात है तो ऐसी योजना बताइए जिससे कि बहुजन समाज आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी बातों को समझे, विश्वास करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले इसी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, बना के वीडियो, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। पर बहन जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बहुजन समाज को, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी दी है, अपनी बीवी की कुर्बानी दे दी है, और इतना मेहनत करने के, इतना संघर्ष करने के बाद यहाँ तक लाए हैं, इस कारवा को मट्टी पलीत मत होने दो। इसको बचाने का बस यही रास्ता है कि अपने लोगों को साथ लाओ, भाई चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करो, रणनीति बनाओ। इनकी जो आज की आधुनिक रणनीतियां हैं, भले ही आपके पास लोग नहीं हैं, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
फ़िलहाल मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि मेरी हर बात सही होगी, लेकिन हमें सुनने में भी आपको कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ाओ बहन जी, जब आप युवाओं को आगे बढ़ाओगे समाज उसी तरफ जाता है जिस तरफ युवा जाता है, आपको समझना पड़ेगा। और ईवीएम के ख़िलाफ़ क्रांति करो, इसको हटाओ, ये हमारे लिए अभिशाप है, ये समझ लीजिए नासूर है। ईवीएम जब तक हटेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर बाबा साहब की भी बात मानते हो तो बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार दिया है, चुनाव का अधिकार दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था। उनके टाइम पे चुनाव बैलेट पेपर से होता था, आज भी बैलेट पेपर मान्य है, लेकिन उनके समय डिजिटली कुछ नहीं था और कोई भी देश इस तरह की फर्जी मशीनों से चुनाव नहीं कराता। पता नहीं आप लोगों को कौन सा डर बैठा हुआ है, क्या चीज़ आपके दिमाग में है जो आप लोग ईवीएम पर विश्वास करते हो। अरे भाई, वो मशीन है, इंसान ने बनाई है, इंसान उसको अपने तरह से इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्यों समझ में नहीं आता? वो जैसे चाहे उसमें हैकिंग कर सकता है, उसमें टेम्परिंग कर सकता है, फिजिकली चोरी तो कर ही सकता है। इसको तो कोई भी कर सकता है। हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव से कोई भी प्रोग्राम चेंज कर सकता है। इसको करने में 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय नहीं लगता। 1 मिनट के अंदर आपने पूरे दिन प्रोग्राम वोट डलवाए, कुछ भी हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से 1 घंटे इधर वो वोट डल रहे हैं, उधर एक बंदा बैठ के 1 घंटे में सारे के सारे प्रोग्राम बना के सबको पेन ड्राइव दे देगा। क्या भाई, इंस्टॉल कर दो, उसके अंदर पुराना वाला जो प्रोग्राम है, जो वोट पड़े हैं वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, 2 मिनट के अंदर वो पड़ जाएगा। उसको क्या ज़रूरी है उसके अंदर चेंज करने की? सॉफ्टवेयर में ही तो चेंज करना है। चेंज सॉफ्टवेयर पहले से ही बना लेंगे, उससे बस सेट कर दिया। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? ईवीएम को ख़त्म करवाओ। ईवीएम विनाशकारी है, ईवीएम नासूर है इस समाज के लिए। ये समाज को ख़त्म कर देगी, पुनः उसी तरीके से मनवाद हावी हो जाएगा। इसलिए बहन जी, अगर आप चाहते हैं इतिहास में आने वाले समाज में आपको याद रखा जाए तो ईवीएम के ख़िलाफ़ क्रांति आंदोलन करिए। पूरी ताकत से समाज आपके साथ फिर से खड़ा हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।